वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से कबल बात हो रही थी कि ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है ईद के बाद। मौलाना फजलुर रहमान का यही कहना है कि ईद के बाद हमने बुला लिया है जो पीटीआई को, और पीटीआई के साथ बैठकर हम बात करेंगे। ग्रैंड अलायंस बनाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कल मौलाना फजलुर रहमान ने साफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा था कि हुकूमत पार्लिमान को कठपुतली, वज़ीर आज़म सदर और वज़ीर दाखिला अहल नहीं है और मुक़्तदरा को पॉपुलर सियासतदान पसंद ही नहीं है। पाकिस्तान ने बकरा पेश किया, ट्रंप खुश हुआ, हुकूमत ने ईद मनाई और आफिया सिद्दीकी की रिहाई की बात की जा सकती थी लेकिन नहीं की गई। और उन्होंने जरदारी साहब के बारे में उनको भी ट्रोल करते हुए कहा कि जरदारी साहब जो है वो इंजॉय कर रहे हैं और उनमें इतनी अहलियत है कि वो सूबाई असम्बली समेत ईवान सदर भी ख़रीद सकते हैं। एपी जो एक ग्रैंड अलायंस है डोगर साहब बनने जा रहा है ईद के बाद, इसकी शनीद है कि ग्रैंड अलायंस बनेगा। आपको लगता है कि ये एक नेचुरल ग्रैंड अलायंस होगा जिसमें पीटीआई और जमात इस्लामी फजलुर रहमान ग्रुप बैठ सकता है आपस में? देखिए काशिफ साहब, हमारे यहाँ ना बदकिस्मती से मफादात की सियासत होती है। सियासत वो किसी भी लेवल की हो, चाहे आपके नेशनल प्रेस क्लब की हो, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल की सियासत हो या फिर नेशनल लेवल की। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये फरमाया है कि जो आप अभी अपने इंट्रो में पेश कर रहे थे कि जरदारी साहब चाहें तो पार्लियामेंट भी खरीद सकते हैं, सूबाई असम्बली भी खरीद सकते हैं और सदर ईवान सदर भी खरीद सकते हैं। तो अगर एक लाइटर मोड में उन्होंने साफियों तो अगर पेशी मादरत के साथ उन्होंने लाइटर नोट अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास कल जरदारी साहब चले गए तो फिर इस ग्रैंड अलायंस जो अलायंस बनने जा रहा है उसका फिर क्या होगा? जो सूबाई असम्बलियाँ, नेशनल असम्बलियाँ खरीद सकते हैं, उनके लिए एक मेंबर पार्लियामेंट को या सेनेट को खरीदना कौन सा मुश्किल काम है? इन्हीं अल्फाज के तनाजर में अगर देखा जाए तो बहरहाल दुआ गो है सर जी के मुल्क में जो जारी सियासी अदम इस्तेहकाम है, चाहे वो अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस से हो, चाहे वो हुकूमती संजीदगी से हो, वो ख़त्म होना चाहिए। जिस तरह हमने पहले भी डिस्कस किया, जो दहशतगर्दी है, फ़ाइनेंशियली मामलात हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम, इसकी एक बड़ी वजह तस्वर किया जा रहा है। और ये अब देखें, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये कहा है तो यकीनी तौर पे ईद के बाद इन्होंने कोई अपना लाया अमल तैयार किया होगा। चूँकि बलूचिस्तान और जो खैबर पख्तूनख्वा की जो सूरत हाल है वो वहाँ पे इस वक्त हालात नहायत ही कशीदा है। उस कशीदगी के पेश नज़र मौलाना फजलुर रहमान साहब, आपको पता है इनका बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में वोट है, या सिंध में एक दो इनकी वो सीटें होती हैं, तो अब वो वहाँ के लोगों को एक्टिव करने की कोशिश करेंगे। और अगर हुकूमत इस तमाम तर मामले को संजीदा नहीं लेती जो कि अपोजिशन के साथ रवैया रवा रखा गया है गुज़श्ता एक साल से, तो मेरे ख्याल में फिर ईद के बाद को बड़ी तब्दीलियाँ सियासी मंजरनामे पे रोनुमा हो सकती हैं। ख़ास तौर पर सिंध हुकूमत के हवाले से, वफाकी हुकूमत के हवाले से। अब कारकर्दगी तो वज़ीर आज़म साहब की, अगर दहशत गर्दी हो, मुल्क में लॉ एंड आर्डर की सूरत हाल या दीगर जो सिक्योरिटी फोर्सेस कि मुख्तलिफ पुलिस की अगर मैं बात करूँ, लोगों के साथ जो रवैया है तो कोई मुतासिर कुन दिखाई नहीं दे रही। अब रिपोर्टेडली जो है वो जो वज़ीर आला पंजाब हैं वो भी कोशिश कर रही हैं कि वो भी वफाक में आए। तो मेरे ख्याल में जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये सब अपोजिशन की जमातों को इकट्ठा करने की कोशिश की है या ऐलान किया है, तो इसके कोई ना कोई असरात जो हैं वो मरतब होंगे। लेकिन दुआ गो है कि जो इसके ना मुस्बत असरात जो हैं वो पाकिस्तान की सियासत पे मरतब हों, क्योंकि मज़ीद जो लिटिगेशन है, जलाओ गहराओ, एहतजाज, ये तमाम तर चीज़ें इनके अब हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते। जो मौजूदा सिक्योरिटी की सूरत हाल है, इस्लामाबाद में भी आपने देखा मुल्क भर की तरह यहाँ पर भी सिक्योरिटी जो है वो हाई अलर्ट रखी गई है, क्योंकि दहशत गर्दों के दाखिले की इतला है। उसके पेश नज़र अब मुल्क की सिक्योरिटी को बेहतर अंदाज में आगे लेके बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि मुल्क में जारी जो सियासी अदम इस्तेहकाम है इसको ख़त्म करें। चूँकि हमारे जो फ्रंट फुट पे लड़ने वाले सोल्जर हैं, पुलिस के जवान की बात करूँगा, तो उनको हमने बदकिस्मती से, जो कि नहीं होना चाहिए था, सियासी मुकदमात में उलझा रखा है। ठीक है, जब आपकी पुलिस जो है जिसकी बुनियादी तौर पर ज़िम्मेदारी होती है मुल्क में दाखिली सिक्योरिटी को कंट्रोल करना, कहाँ पे मतलब कहीं को किराएदार, कोई मालूम खान नया आया है, उसने डाटा जमा नहीं करवाया, इसको पकड़ना, और दीगर जो छोटे छोटे मतलब ग्रास रूट लेवल से पुलिस उस वक्त दाखिली सिक्योरिटी में अपना मौसर रोल अदा कर सकेगी जब उनके पास, और मौसर रोल अदा करें तो मेरा ख्याल है इतने बड़े मामला होते नहीं है सर जी। देखिए पुलिस की ग्रास रूट लेवल पे पुलिस अगर चीजें पकड़ ले सर, और तो ग्रास रूट लेवल पर तमाम तर इंफॉर्मेशन पुलिस के पास होती है। ऐसा नहीं है कि पुलिस के पास इंफॉर्मेशन नहीं होती, पुलिस के पास इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन पुलिस के पास टाइम नहीं है कि पुलिस इस तरह के जो संजीदा मामलात हैं इन पर तवज्जो दे सके। पुलिस को हमने
वज़ीर आज़म की कारकर्दगी की चूँकि बात हो रही थी, तो गुज़श्ता एक साल से जो है ना हमने पुलिस को सियासी मुकदमात में ही उलझाए रखा है, जिसकी एक बड़ी वजह जो है वो दहशतगर्दी की लहर है और सिक्योरिटी जो कानून नाफिज करने वाले अदारों को टारगेट किया जा रहा है। चूँकि दहशतगर्द जो हैं, जो आपका दुश्मन है, उसको भी पता है कि आपके मुल्क में क्या चल रहा है और पुलिस की या दीगर कानून नाफिज करने वाले जो अदारे हैं उनकी इस वक्त मसरूफियात क्या हैं। तो जब आप जो ज़िला इंतज़ामिया के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, जिनकी बुनियादी तौर पर ज़िम्मेदारी होती है कि वो शहर की सूरत हाल को, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को बेहतर बनाएं, उस पर तवज्जो दें, और उसको आप दीगर मामलात में उलझाएंगे तो फिर नताइज यही मरतब होंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब अब पीटीआई के साथ उनकी जो डोरें हैं वो बढ़ रही हैं, और महमूद खान अचंगज़ई साहब की बात करें बलूचिस्तान के हवाले से ये भी। लेकिन मेरे ख्याल में कौन आपको क्या लगता है कौन कौन इसमें शामिल हो सकता है ग्रैंड अलायंस में? सर जी, ग्रैंड अलायंस में देखें, अभी जो रिसेंटली जिन्होंने मुस्लिम लीग नून को खैरबाद कहा है, शाहिद खान अब्बासी साहब और मुस्तफा नवाज खोकर साहब, फिर मुफ्ता इस्माइल साहब, ये जो इन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी तश्कील दी है, और महमूद खान अचंगज़ई है, फिर साबिक पीएम आज़ाद कश्मीर, वो सुना था पीपल्स पार्टी में सरदार ये जो है। लेकिन मेरे ख्याल में उनकी कोई उनके साथ ना कोई डील फाइनल नहीं हुई पीपल्स पार्टी के साथ। अभी वो ये बेयारो मददगार ही हैं, चूँकि वो बहुत सारी मतनाज़ा चीज़ें उनके सामने आई, तो मेरे ख्याल में वो शायद इसका हिस्सा ना हो। फिर पीटीआई बड़ी जमात है, महमूद खान अचंगज़ई साहब है, फिर हो सकता है जो बलूचिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है, अफजल मरवत भी जा सकते हैं। तो बाप पार्टी जो है, चूँकि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के लिए बहुत सारे जो हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं उनको नाराज़ किया गया है, और उनको नाराज़ करके ही फिर जो परवेज़ खटक साहब हैं इनको इंटीरियर मिनिस्ट्री दी गई है, तलाल चौधरी साहब को दी गई है। तो बलूचिस्तान से भी एक दो छोटी बड़ी जो जमातें हैं वो भी ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बन सकती है। अब ईद के बाद देखना है कि ये तमाम तर ग्रैंड अलायंस का जो इजलास बुलाया जाता है, इसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं। तो आया अब देखना है, ये भी बड़ी अहम चीज़ है कि कल जो इजलास होने जा रहा है उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब भी शिरकत करते हैं कि नहीं, और उस पर क्या तजावीज़ इनकी तरफ से आती हैं, क्या जो अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस है उनकी दहशतगर्दी के हवाले से हिकमत अमली क्या है, मंशूर क्या है। तो देखना है ना कि इनकी मुश्तरका कोई पॉलिसी सामने आती है पीटीआई की और जेयूआईएफ की कल वाले इजलास में, तो ही हमें लगेगा कि आगे इनका इत्तेहाद बनने जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो अब चूंकि फोकस जो हमारा है इस वक्त, चाहे वो अपोजिशन हो, वो भी लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर जो है वो हुकूमत को आड़े हाथों ले रही है। हुकूमत भी मौजूदा सूरत हाल से जो है वो आजिज़ आ चुकी है। जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ की कि आए रोज़ सियासी मुकदमात के अलावा या सियासी पॉइंट स्कोरिंग के अलावा सियासी कोई तमीरी गुफ्तगू जो है वो ना सिर्फ हमारे टीवी चैनल्स पर हो रही है, बल्कि मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म के जो मशीर की फ़ौज दर फ़ौज हैं, जो वज़रा हैं, वो भी वज़ीर आज़म को कोई संजीदा जो है ना कोई मशवरे नहीं दे रहे, या उनको गलत बयानी से काम ले रहे हैं। वरना वज़ीर आज़म बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है वो भी इन्होंने चूँकि पहले पंजाब में भी सर्व किया, तो पंजाब में भी एडमिनिस्ट्रेटिव मामला देखा जाए तो दाखिली सिक्योरिटी के हवाले से जब वज़ीर आज़म साहब उधर पंजाब में थे तो कदरे बेहतर थी सूरत हाल। तो अब इस्लामाबाद में अगर वज़ीर आज़म साहब डिलीवर नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं फॉल्ट है, कहीं ना कहीं दरमियान से जो है ना वो मिसगाइड किया जा रहा है, कि जिसकी वजह से अब तक जो सूरत हाल है वो गुज़श्ता एक साल हो गया इनको आए हुए, और आए रोज़ जो सूरत हाल है वो बदतर से बदतर होती जा रही है। सही शहजाद साहब, ये जो आया बयान सामने मौलाना फजलुर रहमान का, कल जो उन्होंने साफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने बयान दिया, और हमने देखा कि जरदारी साहब ने लाहौर में एक मसरूफ़ दिन गुजारा है और उसके बाद इस्लामाबाद वापस पहुंच गए हैं। वो कल मसरूफ़ उन्होंने वक्त गुजारा, और कहा यह जा रहा है कि पावर शेयरिंग फार्मूले पर भी ब्रेक थ्रू हुआ है पंजाब में, और पीपीपी को जो है वजारतों की पेशकश की गई है। पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली और इलेक्शन में दूसरे नंबर पर आने वालों को तरक्याती फ़ंड्स जो हैं पंजाब में जारी किए जाएंगे। कोई फार्मूला भी इनका तय हो गया है मुस्लिम लीग नून का और पीपल्स पार्टी का। तो इसी तनाजुर में अगर हम देखें कि जो बयान फिर अब सामने आया है जरदारी साहब के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान ने दिया है कि आपको लगता है कि ये ग्रैंड अलायंस पाया तकमील तक पहुँचेगा, खुसूसन जो डोगर साहब ने जिक्र किया कि कल वाला इजलास इस पर मुनहसर करता है कि क्या कल वाले इजलास में भी मुस्तकबिल में ग्रैंड अलायंस बनाने वाले एक ही पेज पर होंगे, एक जैसा ही बयानियाँ रखेंगे। डोगर साहब ऐसे ही है, ये इस पे डोगर साहब के बकौल के इस पे मुनहसर होता है, इनका ग्रैंड अलायंस मुनहसर करता है। आपको क्या लगता है? जी, मुझे तो जो ग्रैंड अलायंस है जो ईद के बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा है बुलाने का, वो मेरे ख्याल में शायद एक ईद मिलन पार्टी से ज़्यादा कुछ ना हो। सही।
تو چونکہ جو کل قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس جو ہے پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بلایا وہ روایت سے ذرا ہٹ کر ہوگا، اس میں کسی بھی قسم کی سیاسی معاملات کے اوپر ڈسکشن نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے اوپر جو اس وقت ملک میں حالیہ دہشت گردی کی لہر جاری ہے اس میں میرے جو اپنے سورس ہیں یا ذرائع ہیں ان کے مطابق افغانستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں، افغان مہاجرین ہیں، بھارت ہے، اور اسی طرح خطے میں جو پڑوسی دو ملک ہیں، ایک سی پیک اور جو تاجکستان ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ ڈسکشن ہوگی، جو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے وہاں پر معاملات ہوں گے۔ اس میں تمام سیاسی جماعتوں کو جو ہے خصوصی دعوت نامے بھی بھیج دیے گئے ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اس میں پی ٹی آئی آتی ہے کہ نہیں آتی، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہمارے ذرائع کہتے ہیں کہ وہ ضرور شامل ہوں گے۔ تو باقی جہاں تک رہے گی گرینڈ الائنس کی بات، تو وہ مولانا فضل الرحمان کی اگر آپ سیاست دیکھیں، ہسٹری دیکھیں، تو وہ اس وقت نہ حکومت سے ناراض ہوں گے نہ پی ٹی آئی سے ناراض ہوں گے، وہ دونوں کے ساتھ بیلنس چاہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی نہیں وہ بگاڑنا چاہتے، ان کے ساتھ بھی بگاڑنا نہیں چاہتے، کیونکہ پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا ماضی جو ہے وہ جڑا ہوا ہے۔ وہ ان کو معلوم ہے کہ پی ٹی آئی جس وقت اپنا فائدہ اٹھا لیتی ہے تو گلے سے اتار کر تو پھینک دیتی ہے۔ مولانا صاحب کو اس چیز کا پورا دھارک ہے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں؟ جی ضرور ملیں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کبھی بھی کسی سیاسی جماعت سے ملنے سے کبھی انکار نہیں کیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب جی 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ ہوا تھا، آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ رات گئے تک بلکہ صبح ہو جاتی تھی، ایک سیاسی جماعت جاتی تھی اور ایک سیاسی جماعت آ جاتی تھی۔ تو اگر ایسی بات ہوتی تو وہ نہ حکومت سے ملتے یا پی ٹی آئی سے بھی نہ ملتے، انہوں نے دونوں کو بیلنس رکھا ہے۔ تو پی ڈی ایم کی پگ جو تھی وہ بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے سر پر تھی۔ جی بالکل، دیکھیں نا کیا ہوا، پی ڈی ایم 1 تو مولانا صاحب نے اپنی سیاست کو سیو کرنا ہے، پی ٹی آئی نے اپنی سیاست کو سیو کرنا ہے۔ یہ گرینڈ الائنس کا فیوچر اس وجہ سے نہیں ہے کہ سب کے مفادات جو ہیں وہ اپنے اپنے ہیں، کسی کا بھی مشترکہ مفاد نہیں ہے۔ ہر پارٹی کا یہی مفاد ہے کہ مجھے کسی نہ کسی طریقے سے میں دوسرے کے کندھے پہ چڑھ کر تو اقتدار میں آ جاؤں، تو اس طرح پاسبل نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ روزے ختم ہوں، پھر ایک عید میلن پارٹی ہو، سب مل بیٹھیں، ہنسی مذاق ہو، بات چیت ہو اور ختم ہو جائے، لیکن چلیں فار دی سیک آف آرگومنٹ اگر یہ کسی نہ کسی طریقے سے بن بھی جاتا ہے گرینڈ الائنس، تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ مولانا فضل الرحمان کسی بھی احتجاجی تحریک کا جو اس گرینڈ الائنس سے چلے گی اس کا حصہ نہیں ہوں گے، اور جب مولانا فضل الرحمان اس احتجاجی تحریک کا حصہ نہیں ہوں گے تو یہ گرینڈ الائنس کا ادھر بھی تو دوریاں ختم ہو رہی ہیں نا، پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کی دوریاں ختم ہو رہی ہیں، تو دوسری طرف اپوزیشن کی بھی تو دوریاں ختم ہو سکتی ہیں۔ یہ ایک ایسی سیاست میں تو کوئی بھی چیز حرف آخر نہیں ہے۔ بات سنیں، دو چیزیں یاد رکھیں، پی ٹی آئی کے پیپلز پارٹی کے بغیر نون لیگ کی بقا نہیں ہے، نون لیگ کے بغیر پیپلز پارٹی کی بقا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ان دونوں کا ساتھ ہونا، ایک ہی میان میں ہونا ان دونوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ لہٰذا وہ ضرور، ان کی پارٹی کا اپنا نظریہ ہے، نون لیگ کی پارٹی کا اپنا نظریہ ہے، نظریے پہ اختلاف ہو سکتا ہے، حکومتی معاملات پہ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ اختلاف اس حد تک نہیں بڑھے گا کہ یہ حکومت کی جو اتحاد ہے اس سے علیحدہ ہو جائیں، یہ پاسبل نہیں ہے۔ اس کے لیے چاہے باقی دوسری ایک چیز میں اور آپ کو بتاؤں کہ جہاں اتنی مایوسیاں اتنا کچھ پھیل رہا ہے، میں آپ کو یہ ایک چیز بتاتا ہوں کہ 2025 جو ہے وہ پاکستان کے لیے انتہائی بہتر سال ہوگا، معاشی لحاظ سے بھی اور اس کے دہشت گردی کے خاتمے کے لحاظ سے بھی۔ یہ پاکستان کا 2025 کا، میری بات لکھ لیجئے، بہت چمکتا ہوا روشن سال ہوگا۔ روشن سال ہوگا۔ دہشت گردی اور معاشی حوالے سے بات کی ڈاکٹر صاحب، معاشی حوالے سے ایک چیز جو ہمارے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اگلے ماہ بنا بجٹ شرائط طے کیے آئی ایم ایف $2 ارب کی قسط جو ہے وہ ریلیز کر رہا ہے پاکستان کو، اور اس سے ایک معاشی طور پر کافی چیزیں اسٹیبل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو لیکن دوسری طرف اگر ہم بیان دیکھیں تو ان کا بیان بھی سامنے آیا ہے وفاقی وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب کا بھی، کہ جو وہ سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں اور پینشن میں کوئی اضافے کی تجویز بجٹ میں شامل نہیں ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو $2 ارب ہے یہ پاکستان میں کچھ معاشی طور پر تبدیلیاں لے کر آئے گا اگلے ماہ سے جو آ رہا ہے؟ سر دیکھیں کاشف صاحب، بات یہ ہے کہ $40 ارب کی سرمایہ کاری بھی آ رہی تھی، پھر وہ جنیوا میں ایک کنونشن ہوا تھا، بلاول بھٹو زرداری صاحب وہاں پر گئے تھے، وہاں سے بھی کچھ $100 ارب آ رہا تھا، کیونکہ آنے کے اعلانات تو کیے جاتے ہیں، دعوے تو کیے جاتے ہیں، بظاہر لیکن آئی ایم ایف تو کچھ چیزیں نہیں نظر آتی۔ آئی ایم ایف جو ہے نا وہ جب کوئی قسط جاری کرتا ہے نا اس سے پہلے ساری چیزیں طے ہوتی ہے،
आपको याद होगा कि लास्ट टाइम उन्होंने जो अपनी जो शराइत रखी थी उसमें बुनियादी तौर पर जो एक शर्त थी कि गुड गवर्नेंस के जो मामलात हैं उसको भी बेहतर बनाया जाए। टैक्स कलेक्शन के बहुत सारे मामलात थे और इसके साथ साथ जो उनकी शराइत थी किसानों के हवाले से टैक्स पेपर था, बिजली की कीमतों के हवाले से भी था। अब बिजली की कीमतें 2 रुपये कुछ कम करने के लिए IMF को हुकूमत ने राज़ी किया है। तो अगर IMF की शराइत के मुताबिक ही हमने टैक्स लेना है तो मेरा ख्याल में कि अब वक्त आ गया कि पाकिस्तान को ये IMF से जान छुड़ानी चाहिए, अपने माशी मामलात जो हैं वो बेहतर बनाने चाहिए। वो माशी मामलात जो हैं वो आपके कैसे बेहतर होंगे, जैसे जब आपकी मुल्क की जो दाखिली सिक्योरिटी है वो बेहतर होगी, यहाँ पर सरमायाकारी आएगी। सरमायाकारी कब आएगी? जब लोगों का इत्मीनान बहाल होगा। लोगों का इत्मीनान बहाल कब होगा? जब आपके गवर्नेंस के जो मामलात हैं, आपकी गुड गवर्नेंस जो है वो होगी। और इसके साथ जब गुड गवर्नेंस सर देखें, अगर आप हैं, मैं है, कोई भी शहरी है, किसी भी मुल्क से उसका तल्लक है, वो यहाँ पर आकर कोई बिज़नेस करना चाहता है तो उसको मतलब वन विंडो पे उसको डिलीवर किया जाए सारी चीज़ें, कहीं पे उस पर रिश्वत की डिमांड ना की जाए, उसका कोई काम जो है वो जानबूझकर जो उसके चक्कर ना लगवाए जाए। तो यही वो तमाम तर चीज़ें होती हैं जिससे जो गवर्नेंस के मामलात हैं वो बेहतर होते हैं और शहरियों का, गैर मुल्कियों का, पाकिस्तानियों का जो है वो अपनी हुकूमत पर इत्मीनान बहाल होता है। तो इन तमाम तर चीज़ों की बजाय मेरे ख्याल में चले खुशाइंद हैं, IMF की तरफ से आ रहा है माशी मामला, ज़ाहिर है डेफिनेटली उसके मुस्बत असरात मरतब होंगे, लेकिन हुकूमत को अपनी जो गवर्नेंस है उसके मामलात को बेहतर करना नहायत ही ज़रूरी है। सही सही। शहजाद मिर्ज़ा साहब, $2 अरब IMF देने जा रहा है आपको अगले माह, ये एक कंफर्म सोर्स से रिपोर्ट है और कहा यह जा रहा है कि उसमें कोई उनकी जान से प्री बजट के हवाले से कोई उनकी तरफ से शराइत नहीं रखी गई। अगर हम देखें शराइत उनकी तरफ से ना रखना तो हम उनके कहे बगैर ही उनकी शराइत पूरी कर रहे हैं। हम बिजली के बिलों को अगर देखें तो हमने जो बिजली के बिल जो हैं वो आम आदमी की पहुंच से दूर हो गया। 150 बिजली के अगर यूनिट है तो उसका 10,000 बिल आ रहा है, तो वो तो ऑलरेडी इतना हो गया। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो रातों रात इन्होंने सोलर मीटरिंग पॉलिसी ही बदल दी है, बिल्कुल ही बदल कर रख दी है। पहले बिजली हुकूमत कह रही थी मुल्क में बिजली की जो है वो हुकूमत के कहने पर लोगों ने सोलर लगवाया, सोलर पैनल लगवाए और अब जो है ग्रास मीटरिंग करके सेल्स टैक्स लगा दिया गया है। तो हम तो ऑलरेडी जो है IMF की शराइत उनके कहे बगैर ही मान रहे हैं। दूसरी तरफ देखें तो सरकारी मुलाजमीन के बारे में कहा जा रहा है वज़ीर ख़जाना की तरफ से कि उनकी तनख्वाहें और पेंशन में इजाफे की कोई तजवीज़ बजट में नहीं शामिल की गई। उसके बावजूद भी आप कैसा देखते हैं इस चीज़ को कि $2 अरब जो पाकिस्तान में आ रहा है अगले माह दिया जा रहा है IMF की तरफ से, तो माशी गिरावट कैसे होगी उससे? जी देखें, ये जो $2 अरब IMF पाकिस्तान को दे रहा है ये इस तरह एक तरह के कर्ज की सूरत में नहीं है। कर्ज ये होता है कि आप कर्ज लेकर तो अपने जो डेबिट्स हैं या जो क्रेडिट्स हैं आप उसको क्लियर करें। ये IMF $200 अरब जो है वो पाकिस्तान में आपको सरमायाकारी के लिए दे रहा है और विदाउट एनी कंडीशनल दे रहा है। उसकी वजह ये है कि आपको इन्होंने यही कहा था $40 अरब सरमायाकारी के नाम पे आ रहे हैं, कर्ज नहीं आ रहा है साहब, ये कर्ज ही है सर। मैं बताता हूँ ना, ठीक है, मेरी भी बात क्लियर लेट हिम क्लियर करें सर। देखें, वैसे तो अगर जैसे डोगर साहब ने बात की है, पाकिस्तान के अंदर 100 अरब की सरमायाकारी इंशाल्लाह इसी साल मुतवक्को है। ठीक है, मैंने आपको कहा है कि नहीं, कुछ एकदम तो नहीं होता ना, चले अभी 9 माह बाकी है ना इस साल, मामलात होते हैं वो करने होते हैं, इस तरह निकाल के तो नहीं आपको देंगे। अल्लाह ताला आपकी जुबान मुबारक करे इंशाल्लाह, हम सब के लिए जी, पाकिस्तान आपका भी है, पाकिस्तान मेरा भी है, हमारा सबका। तो बात ये है कि ये जो $200 अरब है दे रहा है IMF, ये पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए दे रहा है। और बिल्कुल ये बात हम जैसे इन्होंने पहले कहा था मियां नवाज शरीफ ने कि हमने IMF से जान छुड़ा ली थी, मुझे बड़ी कुव्वत अल्लाह ताला की मेहरबानी से उम्मीद है कि अब ये आखिरी कर्ज होगा IMF से या सरमायाकारी के तौर के ऊपर। इसके बाद जो हमारे पाकिस्तान, मैंने आपको पहले कहा कि 2025 पाकिस्तान की माशी साल और हमारी जो रियासत है उसकी फतह का साल होगा और इंशाल्लाह मुल्क की माशी हालत जो है वो बेहतर हो जाएगी। अब रहेगी जो सरमायाकारी माशी हालत तो बेहतर ही होगी। कौन सा मुल्क है आपके यहाँ पे 9 रुपए में बिजली पैदा करके 50 रुपए में बेचना, इसी मुल्क में होता है, हो रहा है, मुश्किलात से गुजरा है, मुश्किलात से गुजरा है। अमेरिका में जितनी भी पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टीज है ना सर, चाहे वो सियासतदान हो चाहे वो, मुझे बताएं इस मुल्क में कोई और चीज है ऐसी जो 9 रुपए में बना के 50 में बेची जा रही है? देखें, ये थोड़ी सी मुश्किलात गुजर गई हैं, कोई थोड़ी सी रह गई हैं। पेट्रोल और बिजली के अलावा रेवेन्यू है इस मुल्क में ना,
हुकूमत दावा कर रही है, ना हम दावा कर रहे हैं कि जी 100%, मगर मुल्क माशी बेहतरी की तरफ जो है वो गामजन हो गया है। और जो है हमारी सफारतकारी भी माशाल्लाह बहुत अच्छी जी, है। जी, बहुत हमारे अच्छी है, अरब माशाल्लाह। ममालिक से हमारी बहुत अच्छी जो है बातचीत चली है। हमारे सरबराह जो सिपा सालार हैं वो भी गए हैं, उनकी काविशों की वजह से भी मुल्क में उन्होंने कहा कि सरमाया तो करी आ पैसा रही मिलता सर है। जी, चले जी, उन्हीं की मतलब वजह से आ रहा है ना, वो भी तो पाकिस्तान में ही ला रहे हैं ना, वो कौन सा घर ले जाएंगे। पॉलिटिशियन या प्रॉपर्टियां बकाओ बाहर आ रही हैं यार, वो अल्लाह करे जी। देखें, अगर उनकी कोई किसी भी अवाम के- सियासतदान की बाहर के मुल्क के अंदर पड़ी हुई है जायदाद ऐसी जिसका बेनामी आप जिक्र करते हैं, तो बिल्कुल बेचनी चाहिए। बेनामी नहीं है सर जी, उनको यार बेचो, मुल्क का कर्ज उतारो यार, आवाम खुशहाल हो। बाकी जहाँ तक है कि आपने बात की थी कि बजट में तनख्वाहों के हवाले से के वज़ारत खजाना थे, हाँ बिल्कुल, क्योंकि पिछले दिनों कुछ बातें ऐसे चल पड़ी थी, एक सोशल मीडिया के ऊपर बताया जा रहा था कि ये ऐसे कह रहे अवाम की तवक्कुआत को बढ़ाने के लिए भी बात चीज़ें ऐसी चल रही थी। लेकिन ये जो इस साल का जो बजट है, इस बजट में अगर तनख्वाहों में इजाफा नहीं होगा तो कोई नया टैक्स भी लगने की उम्मीद नहीं है, और उसकी वजह से जो है मेरे ख्याल में तनख्वाहें उसी वक्त बढ़ाई जाती हैं जब नीचे कोई नया टैक्स लगता है। तो उम्मीद की जा सकती है इंशाअल्लाह ताला कि इस मुल्क के लिए ये बेहतर साबित होगा। बेहतर साबित होगा। मेरे पास यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, और वक्त ख़त्म होने से पहले सिर्फ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपसे करना चाह रहा था कि इमानत के बारे में कुरान में अल्लाह पाक ने फरमाया है कि बेशक तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें इनके हकदारों तक पहुँचाओ। सूरह निसा की आयत नंबर 58 है, जिसमें अल्लाह पाक ने ये फरमाया है। हदीस शरीफ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसमें अमानतदारी नहीं, इसका ईमान मुकम्मल नहीं। अब हम अमानत की एक तारीफ़ ये भी समझ सकते हैं कि अहदोपमा, किसी के साथ किया गया वादा या मुआहदा भी अमानत के ज़ुमरे में आता है। तो जो हम पार्लिमान के नुमाइंदे हैं जिनको अवाम मुंतखब करती है, उनका एक अहदोपमा होता है अवाम के साथ, उनके एक वादे होते हैं, वईद होते हैं कि हम आपके लिए ये कर देंगे, हम आपके लिए आसमान से तारे तोड़ के ले आएंगे। आप अमानतदार हैं, आप अमीन हैं, आप हमारे वोटों के अमीन हैं। आपको हमने वोट इसलिए दिए कि आप हमारी ज़िंदगियाँ आसान करें, आप हमारे बच्चों के लिए बेहतर तालीम सेहत की सहूलत फराहम करें, आप हमारी ज़िंदगियों को आसान करें, आप हमारे खाने पीने का, रिहाइश का, छत का बेहतर बंदोबस्त करें। आपको अमानत इसलिए नहीं सौंपी गई कि आप अपने महल्लात में इजाफ़ा करें, आप अपने बैंक बैलेंस में इजाफ़ा करें, आप अपने अकाउंट्स में इजाफ़ा करें। आपको सिर्फ़ और सिर्फ अवाम की सहूलत के लिए अमानत जो है आपके सुपुर्द की गई है, और वोट की सूरत में सुपुर्द की गई है। कौमी सलामती का इजलास है, कल बुलाया गया है। आप हमारे वोटों के साथ वहाँ पर हमारी नुमाइंदगी करेंगे। आपका वहाँ पर फ़र्ज़ बनता है इस मुल्क को दहशतगर्दी के अफरियत से निजात दिलाने के लिए अपना किरदार अदा करें। न सिर्फ अपना किरदार अदा करें बल्कि हमारा मतलब आवाम का पैगाम पहुँचाए कि हम बड़े जो हैं पुरसकून शहरी हैं और पुरअमन लोग हैं, और हम पुरअमन तरीके से इस मुल्क में रहना चाहते हैं ताकि हमारे बच्चे, हमारी आने वाली नस्लें यहाँ पर परवान चढ़ें और अपने मुल्क के साथ जुड़े रहें। इसके साथ ही अपने मेज़बान राजा काशिफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।